हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस 2 सेट, जो दूसरा सेट है, दूसरा पहला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग दूसरा सेट हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट का। ठीक है। और इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, और आप लोग इसमें देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। काफ़ी लोग जब इसका प्रीमियर चलता है तो लाइव ही इसमें काफ़ी कमेंट करते हैं, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग उसको मतलब सीरियसली थोड़ा सा ले रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अपना स्कोर भी आप लोग बताते चलिए, इससे थोड़ा अंदाज़ा लगता रहता है कि आप लोगों की स्थिति कैसी चल रही है। ठीक है। क्योंकि ये भी पता चलता रहेगा कि किसी प्रैक्टिस सेट में आपके कम भी हो सकते हैं कि नहीं, कि लगातार आपका कांस्टेंट है अगर बना बना रहता है तो समझ जाइए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये चीज़ मुझको भी दिखती रहेगी तो मुझे पता रहेगा कि आप लोगों की स्थिति कैसी है। ठीक है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का है, जो 109 पार्ट 1 का 109वां क्वेश्चन था, वो अलका शर्मा जी ने कहा था कि सर इसको फिर से समझा दीजिए। ठीक है। तो वो आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है। तो उसको मैं पहले देख लेता हूँ, फिर अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि सर इसको फिर से एक बार समझा दीजिए। तो जिनको आता है वो लोग स्किप करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जिनको नहीं यहाँ पे समझ में आया था वो लोग फिर से देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए, 0.29 एम्पियर, 2.9 एम्पियर, 29 एम्पियर और 0.029 एम्पियर। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओम का अगर आपको नियम पता होगा तो उसमें एक फॉर्मूला है, V बराबर आई आर। ठीक है, ये आई है। ठीक। तो V क्या है आपका? ये विभवांतर है, तो V आपका दिया गया है 220। आप लोग जिसको ना समझ में आए वो नोट करके समझेगा तो आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रश से समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए कोशिश करें समझ जाइए। ठीक है। अब इसके लिए अलग से तो वीडियो बना नहीं सकता, तो इसी में कर दूं, ज़्यादा बेटर है। ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? V बराबर आई आर में देखिए, V आप अपना लिख लीजिए 220 है। ठीक है। आई आपका कितना है? आई आपका कितना? आई आपका पूछा गया, धारा आपकी पूछी गई है। ठीक है। आई आपको पता करनी है, और आर आपका प्रतिरोध कितना है? 750 ओम। अब आप इजीली इसको लगा सकते हैं। देखिए, वी बराबर आई आर, सीधे सीधे इसी में रख दीजिए। वी आपका कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, 220 लिखते हुए चलिए तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। आई कितना है? आई आपको पता करना है। ठीक है, आई पता करना। आर कितना है आपका? 750। ठीक है, 750 है। अब आई इधर ही रहेगा, 750 जब बराबर के इधर आता है तो मैथ्स में मैं बता चुका हूँ, 220 बटे में आ जाएगा 750। ठीक है, बराबर आई। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी, जीरो जीरो कट गया। अब जब सॉल्व करेंगे आप लोग, जब इसको भाग देंगे तब आपका आंसर आएगा 0.2 और 9। ठीक, 0.2 और 9। तो 0.2 और 9 कहाँ पर है? पहले में है, ऑप्शन ए में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं, अपना आज का जो सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि वो जो 109वां क्वेश्चन था पिछले मतलब पार्ट 1 का, ठीक है, वो आप लोगों को, सभी लोगों को जिनको भी ना समझ में आया हो उनको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको समझाया जा सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या किलोग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। ठीक, आगे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस उष्मीय ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? बुध ग्रह पर आपका वजन कितना हो जाएगा? 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, या 14.3 किलोग्राम? 14.3 किलोग्राम। 103 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 14.3 किलोग्राम। ठीक है, ये क्यों होगा ऐसा, इसको भी आप लोग जान लीजिए। जो बुध ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह है, उस पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है बुध ग्रह पर सिर्फ 38% रह जाता है।
जितना पृथ्वी का है उससे 38%। तो अगर 38 किलो यहाँ है तो इसका 38% आप निकालेंगे तो आपका 14.3 किलोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग ये समझ लीजिए, अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है, मान लीजिए किसी चीज का 100 किलो है, तो बुध ग्रह पर 38 किलो रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा। ठीक, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, काफी इजी है। ऑप्शन ए 273 घटाना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा, 273 से विभाजित करना पड़ेगा, या 273 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आंसर है आपका 273 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 273 घटा देंगे तो आपका, जैसे अगर कोई चीज आपकी केल्विन पैमाने में दी गई, आपको उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 273 घटा दीजिए। और बाई चांस डिग्री सेल्सियस में दी गई है और उसमें आपको 200 केल्विन में बदलना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें 273 जोड़ना होगा। एक यहाँ पे उदाहरण दे दूं, एक क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको 310 केल्विन भी दिया जा सकता है। ठीक है, 310 केल्विन, क्योंकि 273 जब आप 37 में जोड़ देंगे तो 310 आपका केल्विन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। 105वें का ऑप्शन सी होगा आपका। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और ध्वनि तरंगे एक प्रकार के अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इनकी उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है। ठीक है, तो जो मनुष्य जो सुन सकते हैं वो क्या होती हैं, और ऑडिएबल वेव्स जो होती हैं वो 20 हर्ट्ज से और 200 हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऑप्शन सी होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक, इसको आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है, निर्वात में, कांच में, पानी में, कि वायु में। तो 106 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, निर्वात में। ठीक है, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है, निर्वात में, इन चारों में। तो निर्वात में इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बाकी सबकी भी आप लोग लिख सकते हैं। कांच में होती है 2.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और पानी में होती है, इसकी जल में होती है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो वायु होती है, ठीक है, वायु में तो आपको पता ही है। ठीक है, और तारपीन के तेल में आप लोग देख लीजिए, तारपीन के तेल में होती है 2.04 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और रॉक सॉल्ट होता है, उसमें 1.96 होता है। तो सबसे ज्यादा इनमें, सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, या विसरण। तो 107 का ए है, अपवर्तन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है दीर्घ वृत्ताकार दिखने लगता है। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखिए ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, V बराबर आपको निकालना क्या है, विद्युत आवेश। ठीक है, तो आपको Q निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक, V आपका दिया गया है, विभवांतर दिया गया है आपका। ठीक है, और कार्य भी आपका दिया, वर्क भी दिया गया है, आपको कुल वो निकालना है आपको, विद्युत यहाँ पे क्या बता, विद्युत आवेश आपको निकालना है। ठीक है, तो कितने यहाँ पर, तो इसको देखिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, आपको सारी चीजें बता दी, B विभवांतर हो गया, W वर्क हो गया, Q आपका हो गया विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश। ठीक, अब इसमें निकालना हमें क्या है, इसमें देखिए 12 वोल्ट का विभवांतर भी दिया गया है आपका, और वर्क आपका ये भी W भी दिया गया। इसी में अगर आप लोग रख लें V बराबर W/Q, छोटा कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा स्क्रीन पे समझ में आ जाए। अब V कितना है आपका, 12 है। ठीक है, 12 आप लोग रख लीजिए, और W आपका कितना है, 60 है। ठीक,
क्यू आपका अपॉन में आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हो तो इसको लिख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन पे समझाना थोड़ा टफ होता है। अब ये क्यू जब इधर जाएगा तो ये ऊपर चला आएगा, ठीक है। जब देखिए भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, और जो 12 है इसको नीचे लिए आइए, क्योंकि ये जब जो चिन्ह है बराबर वाला इसके इधर आता है, पक्षांतर होता है, तब वो अपॉन में गुणे वाली चीज भाग में चली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर, क्यू उधर चला जाएगा ना, क्यू इधर, और 60/12 हो जाएगा। तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 पंचे 60, तो क्यू कितना हो जाएगा, कूलाम कितना, मतलब आपका विद्युत आवेश कितना हो जाएगा, 5 कूलाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 109, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या शून्य रहेगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 109 का आपका ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी। ठीक है, आधी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसमें देखिए ऑप्शन आपके पास है, कार्य, धारा, विभवांतर, शक्ति। तो इसको कहा जाता है शक्ति। ठीक है, शक्ति कहा जाता है। कार्य, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, 111वां, विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। इसकी उच्च चालकता तथा गलनांक के कारण, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण, इसकी उच्च चालकता तथा क्वथनांक के कारण। तो 111 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, टेलीफोन, बल्ब, रडार या रेल इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। और जो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है और फोटोफोन बेल और डेसिबन यूनिट आदि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है वो भी ग्राहम बेल को ही इसका श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बल्ब की खोज किसने की थी, बल्ब, तो बल्ब का जो है वो एडिसन को जाता है। और रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे, जेम्स वॉट। ठीक है, रेल इंजन के जो थे उनको, वो कौन थे, जेम्स वॉट। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 113 का ए। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा का संबंध सितारों से होता है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना, इसमें किसका सामान्य उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये तो बता सकते हैं आप लोग, 114 का डी आंसर है आपका। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4, 5, 7 या 6। ठीक है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात होती है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या आप लोग ऐसे समझ लीजिए, लिख लीजिए, मोलों की संख्या बराबर होती है ग्राम में भार, ठीक, ग्राम में भार बटा अणुभार। ठीक है, अणुभार। तो देखिए भार तो आपका, ग्राम में भार तो आपका 90 ग्राम आ गया है। ठीक है, 90 ग्राम आपका है भार, ग्राम में ही होना चाहिए। और क्या दूसरा नीचे अपॉन में क्या होता है, अणुभार। तो H2O, पानी, पानी में पूछा गया तो H2O का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। अणुभार के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए परमाणु, परमाणु संख्या आपकी कितनी है इसकी, H की परमाणु संख्या कितनी है। ठीक है, परमाणु भार, H का परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, H की 2 है। ठीक है, तो 2 हो जाएगी, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस, और परमाणु भार उसका, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो दो टोटल कितना हो जाएगा 18, अणुभार कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, तो 90 तो ऑलरेडी ऊपर दिया गया है आपका मोलो ग्राम में भार, और बटे में 18 आ जाएगा, तो 18 पंचे 90, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, मोलों की संख्या हो जाएंगी आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना है, एवोगाड्रो संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक या गाउस संख्या। तो 117 का आंसर आपका है बी, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, मतलब मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक, और द्रव्य अब आप लोग ऐसे समझ लीजिए, द्रव्यमान संख्या जो है वो कैसे निकलती है, आपकी जो प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को मिला के आपका द्रव्यमान संख्या निकलती है। ठीक, नेक्स्ट है 118वां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है या प्रोटॉन में कमी होती है। 118वें का बी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी, कैसी अभिक्रिया करते हैं। तो 119 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उभयधर्मी अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया, मिश्रण अभिक्रिया, अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो 120 का सी, संकलन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, संकलन अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है, एन ई, एच ई, के आर या ए आर। ठीक है, 121 का, तो इसका ऑप्शन डी है, ए आर। ठीक है, ऑर्गन। नेक्स्ट है, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है, धातु पूछा गया है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, तांबा या सोडियम। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक या पोटेशियम। तो इसमें है ऑप्शन आपका डी, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आसानी से जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है। नेक्स्ट है, पीतल की मिश्र धातु किसकी है, तांबा और जस्ता की, तांबा और टिन की, तांबा और एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम और टिन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता की। ठीक है, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, वेल्डिंग के लिए एथाइन और का मिश्रण उपयोग किया जाता है, एथेनॉल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हवा। तो इसको 125 का बी, ऑक्सीजन। ठीक है, एथाइन के साथ साथ ऑक्सीजन। एथाइन मतलब एसिटिलीन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें एसिटिलीन मैंने किया था, इसमें एथाइन है यहाँ पर। ठीक है, एथाइन और या एसिटिलीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी, एस्टोकोलॉजी, बायोइकोलॉजी, बाइकोलॉजी या डेस्मोलॉजी। तो 126 का है आपका ऑप्शन ए, एंडोलॉजी। ठीक है, एंडोलॉजी में क्या होता है, एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और बाइकोलॉजी में होता है प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है बाइकोलॉजी में। और एस्टोकोलॉजी में क्रेफिस का अध्ययन होता है, क्रेफिस का। और डेस्मोलॉजी में होता है शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन, ठीक है, का अध्ययन, स्नायु बंधन मतलब लिगामेंट। नेक्स्ट है 127वां क्वेश्चन, ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है, सिलिटेड कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम या कॉलमर एपिथेलियम। 127 का बी, ऑप्शन बी है, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है 128वां क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं, भरण ऊतक या विभज्योतक ऊतक। तो 128 का आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है, खरगोश, कंगारू, बत्तख या प्लेटिपस।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी या काला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीला। ठीक है, और ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 131वां, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन को, पेप्सिन को, एमाइलेज को या लाइपेज को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन को। ठीक है, ट्रिप्सिन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? सिराएं, फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका, धमनी, फेफड़ों की धमनियां? इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, धमनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? काफी इजी क्वेश्चन है। जिगर, फेफड़े, पेट या गुर्दा? तो ये आपकी किडनी से संबंधित है, गुर्दे से। ठीक है, वृक्क कह लें, किडनी कह लें या गुर्दा कह लें। नेक्स्ट है, मनुष्यों में से जो मांस पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? कंडरा, तंत्र, तंत्रिकाक्ष या उर्विका? ठीक है, इसको कहते हैं कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, पुरुष के प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्रोटेस्ट, वृषण, वॉस, डिफरेंस या वीर्य पुटिका? तो ये होते हैं आपके 120 का 136 का बी, वृषण। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है किसके? योनि, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय? 137 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गर्भाशय में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंक है फिर, में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बिनौला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लीवर तेल या सूरजमुखी का तेल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कॉड लीवर तेल, मछली का तेल। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्या कहा जाता है? क्वाशियोरकर, पेलाग्रा, बेरीबेरी या रिकेट्स? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, क्वाशियोरकर। थ्रोम्बोसिस की बीमारी है किससे संबंधित है? नस फटने से, रक्त से संबंधित, थायराइड ग्रंथि या फेफड़े से संबंधित? तो ये होती है रक्त से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस जो है रक्त की बीमारी है। इस रोग में क्या होता है? रक्त सिराओं के अंदर ही जम जाता है जिससे सिराएं फट जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, हरित शैवाल या जीवाणु? 141 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है? इसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। शायद आप लोगों ने इसको जो एससीईआरटी की बुक मैंने कंप्लीट करवाई है उसमें आपने ये पढ़ा है, शायद कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है हम लोगों ने, या तो जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें कहीं पे ये पढ़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह के से संबंधित नहीं है? क्लेडोरोफोरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, मार्सिलिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और उम्मीद है आप सभी को पता होगा, तो ये इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका या बीजांड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? मक्के का तेल, सार्डिन, पालक, गेहूं के उत्पाद? 145 का बी, सार्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मियस्चर, अल्ब्रेट कोसल,
फोबस लेवेने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 146 का, वो है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मियस्चर ने। ठीक है, तो डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक हॉफ मियस्चर ने अलग किया था। ठीक, नेक्स्ट है, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट सॉबिन, जोना जोन्स जॉन साल्क। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है, अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित किया गया था। और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषध निर्माता थे कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है अल्बर्ट साबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? पाचन के अंत में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपगार APGAR स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है अपगार, APGAR। नेक्स्ट है, एंड लास्ट का है आज का, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? डायटम, एनाबिना, स्पाइरोगायरा या लाइकेन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लाइकेन। ठीक है, ये ऐसा है जो सहजीवी संबंध दिखाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपके जो 50 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये जो सीरीज चल रही है ये आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना स्कोर भी आप लोग बताते रहिए। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।